बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइडलाइन के 1341 की पार्ट 3 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से पहले ये एक दो ब्लू बॉक्सेस इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द डिजॉल्व स्टेट। इसको मैं वाइट बोर्ड के ऊपर शो करता हूँ। ये समझना भाईजान, हमारे पास 100 ml ऑफ ब्लड है। हमें पता है, उन्होंने एक बात बताई है, 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 0.29 ml ऑक्सीजन होती है डिजॉल्व स्टेट में, ठीक है। और 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन में कितनी ऑक्सीजन होती है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, 19.4 ml ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में होती है, ठीक है। अब जो टिश्यू को ऑक्सीजन मिलती है, हीमोग्लोबिन में से 5 ml ऑक्सीजन मिलती है टिश्यू को, ठीक है। और इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन में से 0.17 ml ऑक्सीजन मिलती है टिश्यू को। तो जो ऑक्सीजन टिश्यू को मिली है उसमें से देखा जाए तो तकरीबन 3% जो है वो डिजॉल्व स्टेट से आई है और बाकी 97% जो है वो आपके पास हीमोग्लोबिन से आई है। ये तो हो गया आपके पास नॉर्मल कंडीशन में। जब इंसान एक्सरसाइज कर रहा होता है, एक्सरसाइज कंडीशन में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है तो हीमोग्लोबिन 5 ml की बजाय भाईजान 15 ml ऑक्सीजन देना शुरू कर देता है हीमोग्लोबिन। ठीक हो गई बात। हीमोग्लोबिन ने इतनी ज्यादा ऑक्सीजन देना शुरू कर दी, 5 ml से 15 ml, 3 टाइम्स कर दी। ये तो 3 टाइम्स नहीं हो सकता, 0.17 तो 3 टाइम नहीं हो सकता, टोटल है 0.29। तो चलो मिसाल के तौर पे ये भी 0.24 तक इंक्रीज कर गया। फिर भी परसेंटेज वाइज देखा जाए तो हीमोग्लोबिन से आने वाली ऑक्सीजन की परसेंटेज कहीं गुना बढ़ जाती है। अब हम कहते हैं कि एक्सरसाइज कंडीशन में परसेंटेज देखी जाए तो तकरीबन 1.5% ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व स्टेट से आ रही होती है और बाकी 98.5% ऑक्सीजन जो है वो आपके पास हीमोग्लोबिन से आ रही होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब तीसरी बात यह है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई बढ़ जाए, आपने प्रेशराइज्ड एयर को इनहेल किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलाई में बढ़ गई तो हीमोग्लोबिन तो काफ़ी हद तक, हीमोग्लोबिन की तो फुल कैपेसिटी भी अगर आप देख लो ना तो ये भाईजान 20.1 ml से ज़्यादा ऑक्सीजन किसी सूरत कंटेन कर ही नहीं सकती। हीमोग्लोबिन की तो फुल कैपेसिटी है। अलबत्ता जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलाई में ज़्यादा होगा तो हो सकता है ब्लड के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाए। वो तो बढ़ सकती है ना, वो भाई 0.5 हो गई, 0.6 हो गई, वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। उसके बढ़ने से नुकसान हो सकता है, उसके वो कई बार इतनी बढ़ जाती है कि ऑक्सीजन पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक होगी बात। तो ये 3 बातें थी जो हमने डिस्कस करनी थी कि 3% नॉर्मलिटी में डिजॉल्व ऑक्सीजन से आ रही थी टिश्यूज में, 1.5% एक्सरसाइज कंडीशंस में, और फिर आपने ऑक्सीजन पॉइजनिंग वाली बात डिस्कस कर ली। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देख ली, ऑक्सीजन पॉइजनिंग तक हमने इस पैराग्राफ को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ O2। इसमें बहुत सिंपल चीज़ है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन पे उस जगह जाके लगती है जहाँ पे ऑक्सीजन लगी होती है, यानी साइट ऑफ अटैचमेंट दोनों की सेम है। हीमोग्लोबिन में जिस जगह पे ऑक्सीजन लगना होता है ना उसी जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड लगना होता है। ये अलग बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो अफेक्शन एसोसिएशन है हीमोग्लोबिन के साथ वो ऑक्सीजन से कहीं गुना ज्यादा है। यानी जो पहले मैंने पार्ट 2 की वीडियो में मोहब्बत का वर्ड यूज किया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मोहब्बत हीमोग्लोबिन से कहीं गुना ज्यादा है। उसकी वजह से फर्क क्या पड़ता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा हो तो ऑक्सीजन बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कोई 250 टाइम्स कम भी हो ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से, तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट हो जाती है। ठीक होगी बात। यानी कि हीमोग्लोबिन को सैचुरेट करवाने के लिए ऑक्सीजन को काफ़ी ज़्यादा पार्शियल प्रेशर चाहिए होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर चाहिए, क्योंकि इसकी एसोसिएशन हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ज़्यादा है। हमने जब ऑक्सीजन की सैचुरेशन कर्व पढ़ी थी तो ये आप देख रहे हैं तकरीबन 100 mmHg पे जाके ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन को 90% फुल किया था, ठीक है। जबकि अगर मैं आपको कार्बन मोनोऑक्साइड दिखाऊं तो 100 के बजाय सिर्फ 0.4 mmHg प्रेशर ही होता है। तो आप देख रहे हैं कि तकरीबन हीमोग्लोबिन को 100% कार्बन मोनोऑक्साइड ने सैचुरेट कर दिया है। तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसका मतलब है थोड़ी सी कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत हार्मफुल होती है, वो ऑक्सीजन को रिमूव कर देती है। अच्छा, एक और इससे ज़्यादा खतरे की जो बात है ना वो ये है, अगर तो ये ऑक्सीजन को रिमूव करती और ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन फॉल कर जाता तो चलो कम से कम ब्रेन ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करता, हम 2-3 तरीके से सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते। लेकिन मुसीबत ये है कि हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को हटा देती है और ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम ही नहीं होता। ऐसा क्यों है? असल में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वजह से होता है, ना कि हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड ऑक्सीजन की वजह से।
ये व्हाइट बोर्ड पे आपको शो करता हूँ। ये देखिए ज्यादातर ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुई है, ये आप देख रहे हैं, और कुछ ऑक्सीजन जो है वो डिजोल्व स्टेट में है। ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है ना, वो इस डिजोल्व ऑक्सीजन की वजह से होता है। जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गई उसका वो किसी पार्शियल प्रेशर में रोल प्ले नहीं करेगी। ये वो जो मैंने शादी वाला कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ये समझ लें इनकी शादी हो चुकी है, ये कंबाइन हो चुके हैं, इनका अब काम नहीं है पार्शियल प्रेशर में ये अपना किरदार अदा नहीं करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, अच्छा याद रखो, डिजोल्व ऑक्सीजन की वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, डिजोल्व ऑक्सीजन को कुछ नहीं कहती, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को हटा के खुद लग गई, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को हटा के खुद लग गई। रिजल्ट क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम हो रही है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को फर्क पड़ रहा है नहीं, चूंकि डिजोल्व ऑक्सीजन तो उतने की उतनी है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी कहती है यार चिल सिचुएशन है, कोई मसला है ही नहीं, ये तो बॉडी को पता ही नहीं चलता कि हीमोग्लोबिन के अंदर से ऑक्सीजन को निकाल लिया गया है, क्योंकि बॉडी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देख रही होती है, वो कहती है काफी है, बस चिल सिचुएशन है। इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं गुना लीथल हो जाता है कि यार बॉडी एक तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम कर दी है, ऊपर से बॉडी को पता भी नहीं चल रहा क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम नहीं हो रहा। तो हम करते क्या हैं, दो तरह के काम करते हैं, एक तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एडमिनिस्टर कर देते हैं ताकि कम से कम बॉडी को पता चल जाए कोई एबनॉर्मल सिचुएशन है। जहरी बात है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इंक्रीज करेगा तो बॉडी ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करेगी और मुख्तलिफ तरीकों से हमारे अंदर ज्यादा एयर जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम रिमूव कर सकेंगे। दूसरी काम हम ये करते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्योर O2 करते हैं, ताकि इंसान प्योर O2 जब इनहेल करेगा तो फिर थोड़ा थोड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से हटाना शुरू कर देगी ऑक्सीजन, और इंसान बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट ब्लड के अंदर 3 तरीकों से होती है। ठीक, सबसे पहले तो एक चीज ये देख लें, 100 ml ऑफ ब्लड के जरिए से 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि 100 ml ब्लड के अंदर 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड आती है, बल्कि इसका मतलब है कि 100 ml ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। किस तरह से, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये बहुत सिंपल सी आपको एग्जांपल दिया है, समझे, जब बॉडी के पास ब्लड आया ना तो इसके अंदर थी 48 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में गई तो ब्लड में कितनी कंसंट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, 52 ml। फिर जनाब वाली लंग्स तक ब्लड गया, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड लेके, 52 ml। 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, पीछे कितनी रह गई, 48 ml। 48 ml वाला आया, फिर इसने मजीद 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले ली और वो यहाँ पे जाके निकाल दी, तो ट्रांसपोर्ट कितनी हो रही है, 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ब्लड के अंदर मौजूद कितनी है, वो तो वजह 52 ml कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ट्रांसपोर्ट 4 ml हो रही है। यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर 3 तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। वो कौन से 3 तरीके हैं? सबसे पहले डिजोल्व स्टेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, तकरीबन टोटल ट्रांसपोर्ट का 7% जो है वो डिजोल्व स्टेट में हो रहा होता है। इसी तरह बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होती है, और मुख्तलिफ प्रोटीन के साथ अटैच होकर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तकरीबन 20% से लेकर 30% तक ट्रांसपोर्ट इस फॉर्म में हो रही होती है। ये 20 से 30% क्या है, ये इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द डिजोल्व स्टेट। डिजोल्व स्टेट में अगर टोटल देखा जाए, अच्छा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से चेंज होगा, जाहिर बात है डिजोल्व स्टेट की वजह से। अभी हमने डिस्कस किया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ डिजोल्व ऑक्सीजन की वजह से होता है, इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना वेरी करता है, 45 mmHg होते हैं वेनस ब्लड के अंदर और 40 mmHg होते हैं आपके पास आर्टीरियल ब्लड के अंदर। तो तकरीबन 5 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर जाता है जब ब्लड कैपिलरीज में से गुजरता है। ये ब्लड के अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करती है जब वो कैपिलरी में से गुजरता है, तो 100 ml ब्लड के अंदर तकरीबन 0.3 ml डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर जाती है। ठीक हो गई बात, आपको पता है ना टोटल कितनी इंक्रीज करेगी, 4 ml, लेकिन डिजोल्व स्टेट में तो 7% ही ट्रांसपोर्ट होनी है ना, पता ना इस बात का। तो 0.3 ml डिजोल्व स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है, और इस 0.3 ml के इंक्रीज की वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg से 45 mmHg इंक्रीज हो गया। तो बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ, जो उन्होंने वैल्यूज लिखी हुई है उन्होंने ये लिखी हुई है कि जब आर्टरी में ब्लड होता है तो उसके अंदर 2.4 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वेनस ब्लड में 2.7 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 0.3 निकलेगा।
तो यानी 2.4 ml ऑलरेडी आ रही थी आर्टीरियल ब्लड में, 0.3 ml मजीद चली गई, तो 2.7 ml हो गई वेनस ब्लड के अंदर। तो बहुत सिंपल सी चीज़ इसमें आया, सच कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ थी नहीं। आगे चलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इसको व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड आया आपके ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर आने के बाद इसने रिएक्ट किया वाटर के साथ, वाटर से रिएक्ट करके क्या बन गया आपके पास, कार्बोनिक एसिड। ठीक हो गया। फिर कार्बोनिक एसिड फर्दर रिएक्शन किया, हाइड्रोजन आयन बन गए और बाइकार्बोनेट आयन बन गए। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, और वो क्या, इस रिएक्शन के लिए एक एंजाइम बहुत ज़रूरी है, और उस एंजाइम का नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आपसे पूछा जाए ये एंजाइम कहाँ होता है, अजीब सी बात है, ये वाला एंजाइम मौजूद होता है आरबीसी के अंदर, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला रिएक्शन रेड ब्लड सेल्स के अंदर टेक प्लेस करेगा। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर यानी ये आरबीसी के अंदर ये वाला रिएक्शन होगा, और एंड में क्या बना आपके पास, हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये देखिए, आरबीसी के अंदर बन गए हाइड्रोजन और बन गए बाइकार्बोनेट आयंस। इनमें से जो हाइड्रोजन है ना, ये तो जनाबे वाली आराम से हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन से अटैच हो गए। अच्छा, अभी जो बाइकार्बोनेट आयन, इनका क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर आ जाते हैं। यार, आरबीसी से अगर एक नेगेटिव आयन बाहर आएगा तो आरबीसी की न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो इसके बदले एक और नेगेटिव आयन यानी क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर एंटर हो जाता है, यानी बाइकार्बोनेट आयन बाहर आता है और क्लोराइड आयन अंदर चला जाता है। ठीक होगी बात। तो ये आपने देखा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ऐड ऑन हुई तो ये सारा रिएक्शन हुआ, तो क्लोराइड आरबीसी के अंदर इंक्रीज कर गया, यानी आर्टीरियल ब्लड में क्लोराइड नहीं था या कम था, और वेनस ब्लड के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड आई, जब ये वाला सारा रिएक्शन हुआ, जब बाइकार्बोनेट बाहर गया तो क्लोराइड आरबीसी के अंदर एंटर हो गया। तो एज अ रिजल्ट वेनस ब्लड के अंदर क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। कॉमन सी बात है ना, सारी बात है, क्लोराइड ज़्यादा आ गया। तो ये जो क्लोराइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज की है, इसको हम नाम दे देते हैं क्लोराइड शिफ्ट। नाम दे दिया हमने इसको क्लोराइड शिफ्ट। तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, अब इसको हम बुक पर देख लेते हैं। ये देखिए, पहले उन्होंने बताया कार्बोनिक एनहाइड्रेज कितना ज़रूरी है, ये रिएक्शन को तकरीबन 5000 टाइम्स इंक्रीज कर रहा होता है। ये सारी बातें उन्होंने डिस्कस कर ली कि ब्लड के आरबीसीज के प्लाज्मा के अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है। फिर बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन फॉर्म होता है, हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो गया, बाइकार्बोनेट सेल से बाहर आ गया, एज अ रिजल्ट क्लोरीन अंदर चला गया। ये जो बाइकार्बोनेट बाहर आया और क्लोराइड आयन अंदर गया, इस एक्सचेंज को करवाने के लिए आपके पास क्या होती है, कैरियर प्रोटीन का नाम है बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन। सिंपल सा नाम है यार, बाइकार्बोनेट बाहर आ रही है, क्लोराइड अंदर जा रहा है, तो नाम भी यही है, बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन। सिंपल, ठीक है। और ये जो क्लोराइड इंक्रीज होगी, इसको हमने क्या कर दिया, क्लोराइड शिफ्ट। और इस फॉर्म में यानी बाइकार्बोनेट फॉर्म में कितनी % कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, 70%। अच्छा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज देखें आपने, बहुत जरूरी किस्म का एंजाइम है। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं होगा तो क्या होगा, जाहिर बात है भाई, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेगा इतना अच्छा। तो एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर अगर हम डाल दें तो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। जब ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता तो ब्लड टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं ले जा पाएगा। एज अ रिजल्ट टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देगी। तो ये बात उन्होंने आपको बताई है कि अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर डाल दें तो टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg से इंक्रीज करके 80 mmHg तक चला जाता है। सिंपल सी चीज़ है, ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। उसके बाद आता है तीसरी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, और वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। अच्छा, बड़े मजेदार बात है, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमाइन रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या फॉर्म कर गया, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इस फॉर्म में भी कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रेवल करती है। इसी तरह आपके ब्लड की प्लाज्मा प्रोटीन के साथ भी ये ट्रेवल करती है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो टोटल 30% कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रोटीन्स वगैरह के साथ ट्रेवल कर सकती है, लेकिन इन प्रोटीन्स वगैरह के साथ रिएक्शन जो है ना वो इतना तेज़ नहीं होता, ये वाला रिएक्शन बहुत तेज़ होता है, ठीक है। इसलिए ये 30% की बजाय तकरीबन 20% कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से कार्बामिनो मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है, यानी इस तरह प्रोटीन के साथ अटैच हो के ट्रांसपोर्ट होती है। सिंपल सी चीज़ हो गई। उसके बाद हमारे पास आ गई कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व। बहुत सिंपल सी कर्व है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की भी एक डिसोसिएशन कर्व थी, जिसमें हमने कहा था हम ऑक्सीजन की मोहब्बत में, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में मोहब्बत को देख रहे हैं कब बढ़ रही है कब घट रही है, ठीक है।
तो कुछ इसी तरह की चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। हम देखते हैं जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ करते हैं ना, तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाता है, और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिक्रीज़ करते हैं तो ब्लड से भी कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज़ हो जाता है। तो यही होता है, लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लंग से ब्लड से निकल जाती है, और बॉडी के अंदर देखा जाए यानी टिश्यूज़ वगैरह के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर कंटेन कर लेता है। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पर उन्होंने, अच्छा ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, जैसे जैसे हम प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते जा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ब्लड में इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। ये इतनी, लेकिन नॉर्मल रूटीन में ना हम कार्बन डाइऑक्साइड को टोटली निकालते हैं ब्लड में, ना हम टोटली ब्लड को भर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, बल्कि बस थोड़ा सा हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्स्ट्रा रखी, फिर निकाल दी, फिर रखी, फिर निकाल दी। बस इतनी सी नैरो सी आप देखें, ये नॉर्मल रेंज है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि 54 ml ऑक्सीजन को हम लेते हैं और 4 ml निकाल दी, या सॉरी 52 ml को लेते हैं, 4 ml निकाल दी, 48 ml वापस, फिर 52 ml, फिर 48 ml, फिर 52, तो यानी 4 ml बस हम कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा घटा करके तो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट पूरी कर लेते हैं। तो नॉर्मली आप देख रहे हैं कि इतनी सी रेंज है कार्बन डाइऑक्साइड की। उसके बाद 50% यहाँ पर वो जो एक वर्ड यूज़ करते हैं कि ऑल्सो द नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इन ऑल इट्स डिफरेंट फॉर्म्स इज अबाउट 50 वॉल्यूम्स %। कि जब हमने खाली भी किया तो ऐसा नहीं था कि सारी वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, 50% वॉल्यूम जो वो हमने रखा हुआ था, यानी मैक्सिमम जितना हो सकता था उसका 50% हमने रखा हुआ था। ऐसा कोई इसमें मसला वाली बात नहीं थी, ठीक होगी बात। तो ये इसमें ऐसा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं। व्हेन ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन, भाईजान कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकालने का पहला तरीका, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। दूसरा तरीका, ऑक्सीजन जब ब्लड में आती है ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ही बाहर निकाल देती है। यानी लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड में आती है ना, और लंग्स में आपको पता है हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकालना भी है ताकि वो लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाए। तो ऑक्सीजन भाईजान अपनी जिम्मेदारी खुद ही निभा लेगी। ऑक्सीजन खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकालती है। किस तरह से निकालती है? असल में ऑक्सीजन आती है और वो अटैच हो जाती है आपके हीमोग्लोबिन के ऊपर। जब वो हीमोग्लोबिन के ऊपर अटैच होती है तो वो हीमोग्लोबिन को एसिडिक कर देती है। दो तरह के काम करती है बेसिकली यहाँ पे वो। ये देखिए, जो नॉर्मल ब्लड है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन हीमोग्लोबिन के फॉर्म में थोड़ी सी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुई भी होती है, कोई शक नहीं इस बात में। उसके अलावा आपको ये भी पता है कि हाइड्रोजन आयंस भी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुए हुए होते हैं, ठीक है। लो जनाब, अब ऑक्सीजन आ गई हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने के लिए। पहले नंबर पे तो इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया हुआ है, हटो, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड से रिमूव हो गई। ये तो पहला तरीका कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से रिमूव करने का कि ऑक्सीजन आ गई और हीमोग्लोबिन से उसने कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया। दूसरा काम, अब हीमोग्लोबिन से ये हाइड्रोजन आयंस भी रिलीज होंगे। अच्छा जी, ये जब हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे ना तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की फॉर्म में थी, ये हाइड्रोजन आयंस जाएंगे, हाइड्रोजन आयंस प्लस बाइकार्बोनेट, क्या बनेगा आपके पास? कार्बोनिक एसिड। और फिर कार्बोनिक एसिड से क्या बनेगा? ये देखिए H2C, एक तो ना H2CO3 से आपके पास बन जाएगा H2O प्लस CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गई और हमने बाइकार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके ब्लड से निकाल दिया। तो इन दो तरीकों से, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली निकाला, दूसरा एसिडिटी इंक्रीज हुई है तो हाइड्रोजन आयंस ने बाइकार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया। इन दो तरीकों से ऑक्सीजन के बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को छोड़ जाती है। ऑक्सीजन के बढ़ने से जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हुई है, इसको हम नाम देते हैं बेसिकली हेल्डेन इफेक्ट। क्या नाम है इसका जी? हेल्डेन इफेक्ट। मैं इसका आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सॉरी, ये देखिएगा यहाँ पे उन्होंने नाम दिया हुआ है, इसको हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाती है। अच्छा, अब आगे उन्होंने डिस्कस, ये जो दो रीजन मैंने डिस्कस किए हैं वो दो रीजन यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में लिखी हुई है। अब आगे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे बेसिकली इस ग्राफ को, इसको आपने जरा गौर से समझना है कि ये क्या है ग्राफ के अंदर। सबसे पहले उन्होंने दो तरह की कर्व शो की हैं, एक उन्होंने ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे और एक उन्होंने कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। आपको पता है जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, ठीक। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कर्व ये वाली है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब 40 है तो कर्व ये वाली है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 कब होता है? लंग्स में होता है ना, जाहिर सी बात है। तो ये वाली कर्व लंग्स के लिए और ये वाली कर्व बॉडी के लिए।
तो ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब होता क्या है, आपकी बॉडी के अंदर यानी टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक। तो ये देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 के करीब होता है, ठीक। ये देखें ऊपर वाली कर्व है बॉडी के अंदर, तो आपके पास तकरीबन 52% वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। गुड हो गया। अच्छा, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में कितना होता है, तकरीबन 40 mmHg। तो 40 mmHg पे अगर आप यही वाली कर्व देखें, ऊपर वाली कर्व भी देखते रहें, तो तकरीबन ये देखें, ये गए हम यहाँ पे कितना है पार्शियल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तकरीबन 50% है। तो यानी 52 से 50% तक सिर्फ 2% डिक्रीज हुआ है आपके पास, ठीक है। लेकिन ये कर्व सेम नहीं रहती, आपको पता है ये दूसरी कर्व होती है। ये कर्व्स का डिफरेंस आप समझ रहे हैं ना, एक में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, एक में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, ठीक। तो खुशकिस्मती की बात है कि लंग्स में ना सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज करता है, बल्कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से ये कर्व भी नीचे को आ जाती है। तो अब आप देखें तो 40 पे ही तकरीबन 48% आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि 2% मजीद कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है लंग्स में विद द हेल्प ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मैं एक दफ़ा इस चीज़ को रिपीट करता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, ठीक है। अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बल्कि इग्नोर नहीं करते, वो चीज़ कंफ्यूजिंग हो जाती है। बस एक बार ये देख लें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो खुशकिस्मती की बात है कि लंग्स में ना सिर्फ कम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलती है, बल्कि एक्सेस ऑक्सीजन की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलती है। तो एक्सेस ऑक्सीजन की वजह से हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकालने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। ये वाला अगर जुमला, ये जो पिछले दो जुमले समझ नहीं आया तो पीछे को दोबारा समझे, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने डिस्कस किया। अब आते हैं चेंज इन ब्लड एसिडिटी ड्यूरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। इसमें ना बेसिकली वही वाला फिनोमेना लगता है कि बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाती है, और एक्सरसाइज कंडीशन में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए तो ब्लड की एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। आगे चलते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है ये। तो यार आपको पता है ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाती है, रिएक्शन करती है, और एज अ रिजल्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गई बात। अब जितनी ऑक्सीजन जाती है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड भी बननी चाहिए, लेकिन आपने तो पढ़ा है कि 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन ले जाता है और 100 ml ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड लाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम निकल रही है, ऑक्सीजन ज्यादा जा रही है, ठीक है। इसकी क्या वजह है, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शंस जब करती है तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे वाटर फॉर्म कर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फॉर्म करती, ठीक है। हमने एक रेशो देख ली, रेशो है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो, आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक, ठीक है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट ले रहे हैं तो फिर तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी जितनी ऑक्सीजन आप इनहेल करेंगे ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की आउटपुट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू ऑक्सीजन की इनपुट, ठीक होगी बात। तो ऐसी कंडीशन में जो रेशो है वो 1 के करीब चली जाती है। और अगर आप ले रहे हैं कोई बहुत फैटी एसिड वाली डाइट तो उस सूरत हाल में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी हद तक वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट कम हो जाएगी, ऑक्सीजन अपटेक तो उतना ही रहेगा, तो जो रेशो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो वो यही बता रहे हैं, जब फैटी डाइट लेते हैं तो रेशो में डिक्रीज अप टू 0.7, और जब आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं डाइट में तो रेशो इंक्रीज अप टू 1, ठीक होगी बात। अब कम से कम इतनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होती है, यार नॉर्मल एवरेज आदमी में होती कितनी है, तो नॉर्मल ये 0.825 होती है, ठीक हो गया। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।